वर्षों पहले की बात है। मेहरगढ़ नामक किसी राज्य में राजा चंद्रसेन का शासन था। चंद्रसेन स्वभाव से बहुत ही अहंकारी और निर्दयी राजा था। उसे अपने प्रजा की भलाई की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसे तो बस अपना खजाना भरने से मतलब था। उसके घमंडी स्वभाव के कारण अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि कोई भी राजा ऐसे अहंकारी व्यक्ति को अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि आसपास के कई राजा भी उसे अपने किसी भी आयोजन में आमंत्रित नहीं करते थे। जहाँ तक किसी राजकुमारी के स्वयंवर की बात थी, तब तो राजा चंद्रसेन को बिल्कुल भी बुलाया ही नहीं जाता था। राजा चंद्रसेन का एक मंत्री था जिसका नाम हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन अपने राजा के प्रति बहुत ही वफादार था। मंत्री की पत्नी, जो कि एक बहुत ही दयालु स्त्री थी, अक्सर अपने पति को समझाती, आप महाराज को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि वे हमारी प्रजा के साथ अन्याय ना करे। आम प्रजा को परेशान करने से उनके दिल से बद्दुआ निकलती है, जो राज्य के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। मंत्री बोला, भाग्यवान, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन मेरी हैसियत राजा के सामने एक नौकर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने भी राजा के सामने सच कह दिया तो वो मुझे मंत्री के पद से हटा देगा और मेरी छोटी सी गलती की भी बहुत बड़ी सजा दे सकता है। इसलिए इस घमंडी राजा की हाँ में हाँ मिलाना ही समझदारी है। मंत्री की पत्नी ने कहा, आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मंत्री ने कहा, भाग्यवान, भैंस के सामने कितना भी मधुर संगीत बजाया जाए, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तुम क्यों अपनी अच्छी भली जिंदगी को तबाह करने की सलाह दे रही हो। मंत्री की पत्नी बोली, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे माफ कीजिए। मैं तो बस प्रजा की भलाई की बात कर रही थी, क्योंकि मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता। लेकिन जब अपनी लाठी अपने ही सिर पर पड़नी है तो फिर रहने दीजिए। राजा चंद्रसेन, जो घमंडी होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर भी था, उसके अंदर दया नाम की कोई भावना नहीं थी। वो अपनी प्रजा से दुगना लगान वसूलता था। अगर कोई भी व्यक्ति लगान देने से मना करता तो राजा उसके घर से सारा धन उठवा लेता था। मंत्री की मजबूरी थी कि उसे राजा के आदेशों का पालन करना पड़ता, लेकिन अब उसकी भी आदत बन गई थी। वो भी राजा की तरह ही व्यवहार करने लगा था और किसी पर दया नहीं दिखाता था। अगले साल मेहरगढ़ में भयंकर बारिश हुई और किसानों की सारी फसलें बर्बाद हो गई। इसलिए अब प्रजा के पास कुछ भी नहीं बचा जिसे वे लगान के रूप में राजा को कुछ दे पाते। जब मंत्री प्रजा से लगान वसूलने गया तो लोगों ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। अब तो किसी के घर में एक मुट्ठी अनाज भी नहीं बचा। हर कोई भूख से व्याकुल था। राजा को चाहिए कि वो अपनी प्रजा की सहायता करे। जब सभी लोगों ने यही बात कही तो मंत्री ने जाकर राजा से कहा, महाराज, इस साल भयंकर बारिश की वजह से सभी लोगों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा, तो वे भला लगान कैसे भरेंगे। इसलिए महाराज, ऐसे समय में लोगों की सहायता करनी चाहिए। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मंत्री, क्या तुम पागल हो गए हो। मैं एक राजा हूँ, मैं भला प्रजा की सहायता कैसे कर सकता हूँ। राजा का काम तो प्रजा से कर वसूलना होता है, और फिर राज्य में बारिश मैंने तो नहीं करवाई, ये तो बादलों का काम है। अगर प्रकृति के कारण किसानों को कोई कष्ट हुआ है तो भला राजा उसके लिए जिम्मेदार कैसे हुआ। सभी लोगों को हर हाल में कर चुकाना होगा। और राजा ने चेतावनी दी कि अगर तुमने दयावान बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें राज दरबार से निकाल दूंगा। मंत्री बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो लोगों की खाल खींचकर भी उनसे लगान वसूल करूंगा। अब क्योंकि मंत्री को अपनी नौकरी प्यारी थी, उसने नगर में ये ऐलान करवा दिया कि चाहे जैसे भी हो, मेहनत करो, मजदूरी करो या दूसरे राज्यों में जाकर चोरी करो, परंतु राजा का कर तो अवश्य ही भरना पड़ेगा। सभी लोगों को 1 महीने का समय दिया गया, और यदि उसके बाद भी लगान जमा नहीं करवाया गया तो उनकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। मंत्री ने ये ऐलान तो करवा दिया था, लेकिन उसे मालूम था कि प्रजा के लोग ये कर नहीं दे पाएंगे। परेशान होकर वो अपनी पत्नी के पास गया। मंत्री ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा, भाग्यवान, आज तो बड़ी मुश्किल से मेरा मंत्री पद जाते जाते बचा है। राजा अब प्रजा की खाल से भी लगान वसूलना चाहता है। मुझे मालूम है कि प्रजा कर नहीं दे सकती, फिर भी मैंने ये ऐलान करवा दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर लगान जमा करवाना होगा। अब अगर प्रजा के लोगों ने कर नहीं दिया तो राजा पक्का ही मुझे राज दरबार से निकाल देगा। बस इसी बात की चिंता मुझे खाए जा रही है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस मूर्ख और घमंडी राजा से कैसे निपटूं और उसे कैसे समझाऊं कि प्रजा दुखी है और लगान नहीं दे सकती। तुम ही मुझे इस मामले में कोई सलाह दो। पत्नी ने कहा, स्वामी, आपने एक बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि राजा इतना पागलपन क्यों कर रहा है। क्योंकि राजा की कोई रानी नहीं है और ना ही उसका कोई परिवार है। जिस व्यक्ति का परिवार होता है उसके मन में प्रेम और दया की भावना होती है। मेरी मानिए तो आप राजा की शादी करवा दीजिए। जब उसका घर बस जाएगा, पत्नी आ जाएगी, तो वो अपने प्रेम और व्यवहार से राजा का दिल जीत लेगी और ये घमंडी राजा भी हमेशा के लिए सुधर जाएगा।
मंत्री ने कहा, भाग्यवान, तुम तो जानती हो कि भला ऐसे मूर्ख और घमंडी राजा को कौन सा दूसरा राजा अपनी बेटी देगा। हमारे राजा को तो किसी राजकुमारी के स्वयंवर में शामिल होने का न्योता भी नहीं मिलता, क्योंकि सभी को पता है कि हमारा राजा बिल्कुल पागल है। पत्नी ने कहा, हमारे राजा का विवाह किसी राजकुमारी से करवाने की क्या आवश्यकता है। मेरी मानिए तो हमारी प्रजा में से ही किसी लड़की को राजकुमारी बनाकर राजा के सामने पेश कर दीजिए। आप ही ऐसी किसी योग्य लड़की की तलाश कीजिए जो राजकुमारी बनने को तैयार हो। फिर आपका ही फायदा होगा, क्योंकि वो रानी बनकर आपके ही पक्ष में काम करेगी। मंत्री को अपनी पत्नी की ये बात जच गई। वो बोला, भाग्यवान, सचमुच तुम्हारे पास तो बहुत तेज दिमाग है। मैं कल ही किसी ऐसी लड़की की खोज करता हूँ जो राजकुमारी बनने के लायक हो। अगर वो राजकुमारियों जैसे कपड़े पहने तो कोई ये न कह सके कि वो राजकुमारी नहीं है। पहनावे के साथ साथ उसके हाव भाव भी राजकुमारियों जैसे होने चाहिए, और इस काम की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मंत्री की पत्नी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं 1 सप्ताह के अंदर ही उस लड़की को रानियों के सारे गुण सिखा दूंगी। उसी शाम मंत्री प्रजा के लोगों के बीच गया और उसने कुछ समझदार लोगों को इकट्ठा किया। उसने कहा, अगर आप लोग इसी तरह डरते रहे तो राजा हमेशा आपको परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग राज दरबार की सत्ता में भागीदार बन जाओ। लोगों ने कहा, मंत्री जी, हम भला राज दरबार में भागीदार कैसे बन सकते हैं। मंत्री बोला, राजा के पास कोई रानी नहीं है। अगर आप लोगों में से ही किसी की बेटी राजा की रानी बन जाए तो फिर आप लोगों की पकड़ राज दरबार तक हो जाएगी। रानी अगर प्रजा के बीच से होगी तो वो कभी भी प्रजा पर अत्याचार नहीं होने देगी। वो हमेशा प्रजा की भलाई की ही बात करेगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने ही बीच से किसी ऐसी लड़की की तलाश कर लें जो राजकुमारी बनने के योग्य हो। रही बात उस लड़की को राजकुमारी जैसा बनाने की, तो वो काम आप लोग मेरी पत्नी पर छोड़ दीजिए। आपके पास 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में आप किसी राजकुमारी जैसी दिखने वाली लड़की को मेरे सामने लेकर आइए। राजकुमारी बनने के लिए कई लड़कियां तैयार हो गईं। मंत्री ने उनमें से एक लड़की को चुन लिया और उसे अपने साथ अपने घर ले गया। मंत्री की पत्नी ने उस लड़की को पहले तो राजकुमारियों जैसे वस्त्र पहनाए, फिर उसे राजकुमारियों जैसा रहन सहन और खाने पीने के तौर तरीके सिखाए, फिर उसे राजकुमारियों की तरह बात करने का तरीका समझाया। इस पूरी प्रक्रिया में 10 दिन लग गए। उस लड़की का नाम रत्ना था, लेकिन मंत्री ने उसका नाम बदलकर राजकुमारी देविका रख दिया। अब वो राजा के दरबार में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तब मंत्री ने उसे समझाया, राजा के सामने मैं कहूंगा कि तुम मुझे जंगल में मिली हो, लेकिन राज दरबार में किसी के भी सामने मेरे बारे में जिक्र मत करना। जब राजा तुमसे तुम्हारा परिचय पूछे तो अपना नाम राजकुमारी देविका बताना। भूल कर भी अपना असली नाम रत्ना मत बताना। यदि राजा पूछे कि तुम किस राज्य की राजकुमारी हो तो कहना कि तुम 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी देविका हो। अगर राजा ये पूछे कि तुम इतनी दूर से यहाँ कैसे आ गई तो बताना कि तुम्हारे पिता के पास तेज गति से चलने वाले कई समुद्री जहाज हैं। तुमने उनमें से एक जहाज पर बैठकर समुद्र की सैर करने का फैसला किया था, लेकिन जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और तुम बहकर इस राज्य में पहुंच गई। राजा से कहना कि वो तुम्हें या तो तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दे या फिर तुमसे विवाह कर ले। बाकी का काम मैं खुद संभाल लूंगा। मंत्री राजकुमारी को लेकर राजा के दरबार में आ गया। मंत्री की पत्नी ने उस लड़की को बिल्कुल राजकुमारियों की तरह सजाया था। जैसे ही राजा की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई। राजा ने आज तक इतनी सुंदर राजकुमारी नहीं देखी थी। उसने मंत्री से पूछा, मंत्री जी, ये राजकुमारी कौन है और आपके साथ कैसे आई? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, ये लड़की एक राजकुमारी है। ये मुझे हमारे राज्य के पश्चिमी दिशा के जंगलों में मिली। ये अकेली और बहुत ही परेशान थी, इसलिए मैं इसे दरबार में आपके पास लेकर आया हूं ताकि आप इसकी कुछ सहायता कर सकें। राजा ने पूछा, ये किस राज्य की राजकुमारी है और इसके पिता कौन हैं? अब राजकुमारी बनी लड़की ने कहा, महाराज, मेरा नाम राजकुमारी देविका है। मैं 7 समंदर पार के राज्य की राजकुमारी हूं। इसके बाद राजकुमारी ने वही सब बातें कहीं जो योजना के अनुसार मंत्री ने उसे समझाई थी। उसकी सारी बातें सुनकर राजा ने कहा, बताइए राजकुमारी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? राजकुमारी ने उत्तर दिया, महाराज, आप या तो मुझे मेरे माता पिता के पास भिजवा दीजिए या फिर मुझसे विवाह कर लीजिए। राजा ने मंत्री की ओर देखा और कहा, मंत्री जी, आप बताइए कि हम इस राजकुमारी की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? मंत्री बोला, महाराज, इस राजकुमारी को इसके राज्य तक पहुंचाना तो संभव नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप इस राजकुमारी से विवाह कर लें। ये सूरत और सीरत दोनों में ही अत्यंत गुणवान है, और फिर हमारे महल में भी रानी नहीं है। रानी के बिना ये महल सूना पड़ा है। राजा ने कहा, मंत्री जी, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है।
मुझे भी एक रानी की कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं राजकुमारी देविका से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। आप अभी जाकर पंडित जी को बुलाकर लाइए। ये शुभ कार्य अभी और इसी समय होना चाहिए। मंत्री बोला, महाराज, पंडित को बुलाने की क्या आवश्यकता है? राजगुरु तो दरबार में आने ही वाले हैं, वे ही इस शुभ कार्य को संपन्न करवा देंगे। उसके बाद आप अपनी इच्छा से दान पुण्य कर सकते हैं। इस शुभ अवसर पर यदि महारानी जी की कोई इच्छा हो तो उसे भी पूरा कर दीजिए। राजा ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि हमारी रानी की कोई इच्छा है तो मैं उसे पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तब मंत्री ने रानी से कहा, महारानी जी, अब तो आप इस राज्य की महारानी बन गई हैं। यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो आप महाराज से मांग सकती हैं। राजकुमारी बोली, महाराज, मेरे मन में हमेशा से यही इच्छा रही है कि जब भी मेरा विवाह होगा तो मैं अपनी प्रजा का कर 5 साल के लिए माफ कर दूंगी। राजा चौंक कर बोला, महारानी, आप ये क्या कह रही हैं? हम अपनी प्रजा को इतनी छूट कैसे दे सकते हैं? इस तरह से तो प्रजा के लोग आलसी हो जाएंगे। यदि आप 1 साल के लिए कर माफ करने को कहती तो मैं तैयार था। रानी मुस्कुराकर कहने लगी, महाराज, अब तक मेरी 5 बहनों का विवाह हो चुका है और वे जिस भी राज्य में ब्याही गई हैं, वहां के राजाओं ने अपनी मर्जी से रानी की बात मानी है। आपको यदि नहीं माननी तो कोई बात नहीं। ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अपने माता पिता से बिछड़ गई और आप जैसे कंजूस राजा से मेरा विवाह हो गया। राजा तुरंत बोला, नहीं रानी, आप निराश ना हो। आपने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है तो मैं अवश्य ही उसे पूरा करूंगा। मैं आपको वचन देता हूं कि अगले 5 साल तक प्रजा से कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप प्रजा में ये ऐलान करवा दीजिए कि अगले 5 वर्षों तक कोई कर नहीं वसूला जाएगा। ये सुनकर रानी बहुत खुश हुई और मंत्री की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि उसकी चाल पूरी तरह सफल हो गई थी। लेकिन ये चाल किसी बुरे उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि प्रजा की भलाई के लिए थी। अब तो राजा भी बहुत खुश था। वो कई वर्षों से विवाह करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, और अब उसका विवाह स्वयं ही हो गया, वो भी एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ। वो घमंडी राजा अब रानी के प्रेम में पूरी तरह खो गया था। उसे पहली बार पता चला कि प्रेम ही सबसे मधुर अनुभूति है। इधर मंत्री ने पूरे नगर में ये ऐलान करवा दिया कि राजा ने अपने विवाह की खुशी में रानी की बात मानकर 5 वर्षों के लिए प्रजा का कर माफ कर दिया है। लेकिन अब एक समस्या थी, राज्य चलाने के लिए धन कहाँ से आएगा? यही चिंता राजा चंद्रसेन को सताने लगी। उसने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया, हम अपने खजाने में हुए इस घाटे को कैसे पूरा करें? मंत्री बोला, महाराज, निराश होने की कोई बात नहीं है। हमारे राज्य के जंगलों में फल और लकड़ी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जबकि हमारे पड़ोसी राज्यों में कोई भी जंगल नहीं है। यदि हम उन्हें लकड़ी और फल बेचना शुरू कर दें तो हमारे खजाने में धन आ सकता है। लेकिन राजा को मंत्री की ये सलाह उचित नहीं लगी। मन ही मन उसने विचार किया कि उसे अपना खजाना भरने के लिए किसी अन्य राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। परंतु वो ये विचार मंत्री को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि मंत्री इस योजना का विरोध करेगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा के विवाह को अब 2 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। मंत्री सोचने लगा, अगर इस दौरान राजा को पता चल गया कि महारानी कोई राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण परिवार की लड़की है तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन यदि महारानी के गर्भ से कोई संतान जन्म ले तो फिर राजा कुछ भी नहीं कर पाएगा। मंत्री इसी दुविधा में एक दिन अपने नगर के नजदीक रहने वाले महात्मा जी के पास गया और उनसे अपनी पूरी परेशानी बताई। उसने कहा, महात्मा जी, मैंने एक साधारण परिवार की लड़की का विवाह राजा से करवा दिया ताकि हमारी प्रजा की भलाई हो सके, लेकिन अब मुझे चिंता हो रही है कि कहीं ये बात राजा को पता न चल जाए। महात्मा जी ने शांत भाव से कहा, मंत्री जी, आपने राजा का विवाह धोखे से करवाया, लेकिन ये छल प्रजा के हित में था। परंतु एक बात ध्यान से सुन लीजिए, राजा के पाप इतने अधिक हैं कि वे अभी तक नष्ट नहीं हुए और इसी कारण उसके घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन साथ ही यदि अब तक राजमहल पर कोई बड़ी मुसीबत नहीं आई है तो इसका कारण रानी के पुण्यकर्म है। राजा ने तो आज तक कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया, लेकिन उसकी रानी धर्मात्मा है और उसी की वजह से प्रजा सुखी है। तुम चिंता मत करो, समय आने पर उनके घर में संतान का जन्म अवश्य होगा। महात्मा जी की बात बिल्कुल सही साबित हुई। कुछ ही महीनों के बाद ये शुभ समाचार। ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने रानी की सेवा में कई दासियों को नियुक्त कर दिया। परंतु इसी समय राजा के मन में पड़ोसी राज्य बसंतगढ़ पर आक्रमण करने के विचार भी आने लगे। असल में कुछ वर्ष पहले बसंतगढ़ के राजा विजय सिंह ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया था।
गलती से राजा चंद्रसेन को भी उसका निमंत्रण भेज दिया गया। लेकिन जब राजा विजय सिंह को इस भूल का एहसास हुआ तो उसने तुरंत एक दूत भेजकर राजा चंद्रसेन से वो निमंत्रण वापस मंगवा लिया। ये सुनकर राजा चंद्रसेन के अहंकार को गहरी ठेस पहुंची। उसने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान समझा। आज तक किसी ने उसका इतना बड़ा अपमान नहीं किया था। ये अपमान उसके मन में एक जलती हुई चिंगारी की तरह दहक रहा था। वो बस मौके की तलाश में था कि किसी दिन बसंतगढ़ के राजा विजय सिंह से बदला ले सके। अब राजा विजय सिंह की एक और बेटी विवाह योग्य हो चुकी थी और राजा विजय सिंह उसे लेकर रतनगढ़ राज्य जा रहा था। राजा चंद्रसेन को विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु वो विजय सिंह पर आक्रमण कर उसके खजाने को लूटना चाहता था। एक दिन उसने इस विषय पर अपने मंत्री से चर्चा की। मंत्री ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, अब युद्ध के विचार को त्याग देना चाहिए। हमें पड़ोसी राज्यों से मधुर संबंध बनाने चाहिए। यदि हम शांति बनाए रखते हैं तो इससे हमारा राज्य भी समृद्ध होगा। लेकिन राजा को मंत्री की ये सलाह बिल्कुल उचित नहीं लगी। उसे लगा कि उसका मंत्री अब बुजुर्ग हो चला है और उसकी बातें व्यर्थ हैं। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वो किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में अपने मंत्री से सलाह नहीं लेगा, बल्कि उसने ये भी विचार किया कि मंत्री को पद से हटा देना चाहिए और उसकी जगह किसी और को नियुक्त करना चाहिए। राजा चंद्रसेन ने अपने गुप्तचरों को बुलाया और बसंतगढ़ राज्य पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में गुप्तचरों ने सूचना दी, महाराज, राजा विजय सिंह अपनी छोटी बेटी के विवाह के लिए पूरे दल बल के साथ रतनगढ़ राज्य जा रहा है। वो पूर्णिमा के दिन प्रस्थान करेगा और इस अवसर का लाभ उठाकर आप बसंतगढ़ पर आक्रमण कर सकते हैं। इस युद्ध में बहुत कम नुकसान होगा, लेकिन आपको बसंतगढ़ का पूरा खजाना मिल जाएगा। राजा चंद्रसेन को ये योजना बहुत उचित लगी। वो बसंतगढ़ राज्य पर शासन नहीं करना चाहता था, उसे केवल वहां का खजाना लूटना था। आखिरकार वो दिन आ गया जब गुप्तचरों ने सूचना दी और कहा, महाराज, अब मार्ग पूरी तरह साफ है। राजा विजय सिंह अपने सैनिकों और दरबारियों के साथ यात्रा पर निकल चुका है। राजा चंद्रसेन ने अपनी सेना को तैयार किया और बसंतगढ़ पर अचानक आक्रमण कर दिया। उसकी सेना ने विजय सिंह के महल में प्रवेश कर सारा खजाना लूट लिया। जब राजा विजय सिंह रतनगढ़ से लौटकर अपने राज्य पहुंचा तो उसका महल पूरी तरह से तबाह हो चुका था। खजाना पूरी तरह से खाली था। अब उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने तक के लिए धन नहीं बचा था। राजा चंद्रसेन अपनी इस विजय से बहुत प्रसन्न था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये लालच और बदले की आग उसे किस अंधकारमय भविष्य की ओर ले जा रही थी। इस तरह से राजा विजय सिंह अब कंगाल हो चुका था। इधर राजा चंद्रसेन बहुत खुश था कि उसने अपने अपमान का बदला ले लिया। अब वो पूरी तरह निश्चिंत था, लेकिन मंत्री को यह भली भांति पता था कि बसंतगढ़ का राजा विजय सिंह इस अपमान को नहीं भूलेगा और निश्चित रूप से बदला लेने की फिराक में रहेगा। पहले मंत्री हर विषय में राजा की हाँ में हाँ मिलाया करता था, लेकिन इस मामले में उसने चुप रहना ही उचित समझा। वो ये बात महारानी से भी नहीं कह सकता था, क्योंकि जब से वे गर्भवती हुई थीं, वे अपने कक्ष से बाहर नहीं निकलती थीं और किसी भी गैर पुरुष को उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी। समय बीतता गया और वो दिन आ गया जब महारानी ने एक संतान को जन्म दिया। राजा को बड़ी उत्सुकता थी कि कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन जब दाई राजा के समक्ष पहुंची तो वो बहुत उदास थी। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, दाई, तुम उदास क्यों हो? मुझे ये बताओ कि महारानी ने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? दाई बोली, महाराज, ऐसी बात नहीं है। असल में महारानी ने एक बहुत ही विचित्र बच्ची को जन्म दिया है। उसका मुख तो सामान्य बच्चों की तरह है, लेकिन उसका पूरा शरीर पत्थर का है। मैंने ऐसी संतान न कभी देखी न कभी सुनी। ये सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। जब वो रानी के कक्ष में गया तो देखकर दंग रह गया कि नवजात शिशु का केवल चेहरा ही जीवित था, जबकि बाकी पूरा शरीर पत्थर का था। राजा ने व्याकुल होकर कहा, रानी, हम इस विचित्र बच्ची का क्या करेंगे? रानी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, अब तो हमें इसे इसी अवस्था में पालना होगा। आगे जो भी होगा वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा। राजा को उम्मीद थी कि रानी कहेगी कि इस विचित्र बच्ची को जंगल में छोड़ दिया जाए, लेकिन जब उसने देखा कि रानी इस पत्थर की बच्ची को ही अपनी संतान मान रही है तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या किया जाए। राजा सोचने लगा कि अगर उसने इस विचित्र बच्ची को महल में रखा तो सभी के सामने उसकी हंसी उड़ाई जाएगी। उसे लगा कि ऐसी बच्ची को महल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कुछ दिनों बाद राजा का मन भारी रहने लगा। वो अपने विचारों से विचलित होकर मन बहलाने के लिए शिकार पर जंगल चला गया। जंगल में उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर युवती पर पड़ी।
राजा उसके समीप गया और पूछा, देवी, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? युवती मुस्कुराकर बोली, मैं एक राज्य की राजकुमारी हूँ। मैंने राजा चंद्रसेन के पराक्रम और यश के बारे में बहुत कुछ सुना था। मैं उनसे विवाह करने की इच्छा रखती थी, इसी कारण मैं यहाँ आई थी। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि राजा का विवाह पहले ही हो चुका है, और वो भी एक गरीब किसान की बेटी से। राजा चौंक गया। उसने तुरंत विरोध करते हुए कहा, देवी, आपकी ये बात असत्य है। मेरी रानी एक राजकुमारी है। युवती ने हंसते हुए उत्तर दिया, महाराज, ये सच नहीं है। आपकी पत्नी वास्तव में एक गरीब किसान रामदीन की बेटी है। यदि आपको यकीन न हो तो आप स्वयं जाकर इसकी पुष्टि कर सकती हैं। यदि मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए, लेकिन यदि ये सच निकला तो बताइए आप क्या करेंगे? राजा ने आवेश में कहा, अगर ये सच निकला तो मैं उसे महल से निकाल दूंगा और तुम्हें अपनी रानी बना लूंगा। युवती ने आगे कहा, महाराज, अब ये भी जान लीजिए कि आपकी रानी का असली नाम राजकुमारी नहीं बल्कि रत्ना है। उसकी एक और बहन भी है जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती है। राजा को इस बात पर संदेह हुआ। वो युवती को अपने साथ लेकर किसान रामदीन के घर जा पहुंचा। जब उसने वहां देखा तो उसे बिल्कुल अपनी रानी जैसी दिखने वाली एक लड़की नजर आई। राजा को क्षण भर के लिए यही लगा कि ये उसकी रानी ही है। किसान रामदीन ने जब अपने घर पर राजा को देखा तो डर के मारे कांपने लगा। राजा ने किसान को फटकारते हुए पूछा, तुम्हारी दूसरी बेटी रत्ना कहाँ है? किसान डर गया और उसने सच्चाई छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरी बेटी रत्ना ही आपकी रानी है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारी योजना तो आपके मंत्री जी ने बनाई थी, वही मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। अब राजा को पूरी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि मंत्री ने उसे धोखा दिया था और किसानों का 5 साल का लगान